वो कथित डॉक्टर केशव प्रसाद जी, प्रोफेसर BHU IIT बनारस, आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपने विचारों को व्यक्त करें और हम सबको मार्गदर्शित करें। सभी छात्रावासी छात्र भाइयों से निवेदन है कि वो इधर उधर न घूमे, वो कृपया करके आके अपना अपना स्थान पे ग्रहण करें। सभी छात्रावासी छात्र भाई को सूचित किया जाता है, सभी छात्रावासी छात्र भाई इधर उधर न घूमकर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज 6 दिसंबर 2024 के दिन बाबा साहब के 69 परिनिर्वाण दिवस पर मुझे बोलने के लिए संचालक महोदय ने मौका दिया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, जो आज का विषय रखा गया है वो रखा गया है डॉक्टर अम्बेडकर का औद्योगिक नीति और वर्तमान शिक्षा एवं रोजगार सृजन पर दृष्टिकोण। साथियों, अभी जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने इस बात की जानकारी दी है और हमारे सभी जातिगत समाज के लोग जानते हैं कि लेबर लॉज जो थे वो बाबा साहब ने बनाए, क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि भारत का जो सबसे बड़ा समाज है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, OBC का, ये बहुत ही जो है कामगार समाज है और ये कामगार समाज लगभग 12 घंटे पहले काम किया करता था। बाबा साहब ने उसको लड़ झगड़ करके उसमें उन्होंने जो है ट्रेड यूनियन एक्ट बनाए, लेबर लॉज के उन्होंने रूल्स बनाए और उसके अनुसार उन्होंने 12 घंटे को घटा करके 8 घंटे का काम किया। 8 घंटे क्यों किया? ताकि वो जानते थे कि जो भी व्यक्ति हमारा समाज का काम करता है वो पूरी जिंदगी अपने उस कारखाने को दे देता है और अंत में उसके पास जब कारखाने से हटता है, खत्म होता है बुढ़ापे में, तो उसके पास कुछ भी बचता नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि वो कमाता इसलिए है ताकि वो जीवन इसलिए लगाता है ताकि कारखाना बढ़े, कारखाने का डेवलपमेंट हो, कारखाने का मालिक बढ़े। लेकिन कारखाने से मिलता क्या है उसको मिलता कुछ भी नहीं। उसको जीवन जैसे शुरू किया था उनमें वैसे ही चला जाता है। बाबा साहब ने कहा कि जो कमाता है तो इसके बदले कुछ नहीं मिलता है, तो इसको कुछ मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने लेबर लॉज बनाए, ट्रेड यूनियन एक्ट बनाए, जिसके जरिए उन्होंने बहुत सारे उनको जो है अधिकार मिलने चालू हुए। साथियों, 8 दिसंबर 2014 को द हिंदू का अखबार पढ़ रहा था और उसमें मैंने पढ़ा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने लेबर लॉज की जो लेबर लॉज है उसमें उन्होंने चेंज किया और उन्होंने उसको 8 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटे कर दिया। 2014 में पढ़ा था, दिसंबर 2014। बाबा साहब ने जो काम 12 घंटे से घटा करके 8 घंटे किया था ताकि वो व्यक्ति इंसान की तरह जी सके, परिवार को पाल सके, उसको 2014 में बदल दिया गया। ये औद्योगिक नीति है। साथियों, 1835 में लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति ला करके जिस समाज को जो है पढ़ने लिखने का मौका नहीं था उसको उन्होंने कहा कि उनको सबको शिक्षा मिलेगी, जिसको अम्बेडकर ने आर्टिकल 14 में 15 में कहा कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग और जेंडर के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको पढ़ने का मौका सभी को बराबर मिले। 2020 में आकर के जो सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करने का काम किया, आर्टिकल 21A के अनुसार 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में किया और नई शिक्षा नीति के अनुसार अब सभी प्राइमरी के स्कूल, अभी बता रहे थे कुछ वक्ता लोग कि जहां पर विद्यार्थी कम है उनको बंद कर दिया जाएगा और उनको कंपोजिट स्कूल में तब्दील किया जाएगा। मतलब आपके आसपास स्कूल ही नहीं होगा। आर्टिकल 21A कहता है कि 14 साल के सभी बच्चों को शिक्षा मुफ्त दी जानी है और सरकार कहती है कि सभी विद्यालय बंद होंगे और आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जाना होगा। साथियों, रोजगार कहता है, रोजगार के बाबा साहब कहते हैं कि जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा
जितना इकोनॉमी बढ़ेगी इस देश की, उतना ही देश के लोगों को काम मिलेगा, उनको वो रोजगार परक उनको काम मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है स्किल्ड लेबर बनाएंगे। किसको बनाएंगे? जिसके पास पहले से हुनर है। तो कुम्हार के पास हुनर है तो कुम्हारी का काम करेगा, बढ़ई के पास बढ़ई का हुनर है तो बढ़ई का काम करेगा, लोहार के पास लोहारगिरी का काम है तो लोहार का काम करेगा, मल्लाह के पास नाव चलाने का हुनर है तो नाव चलाए, नाव बनाना और नाव चलाना सीखेगा। अंबेडकर कहते थे कि आपको आपके सभी रास्ते आपके लिए खुले हैं। सरकार कहती है ना, हम रोजगार परक बनाएंगे आपको। स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उन्होंने खोला। आप जिस जाति से, उस जाति के आपके लिए जो है कार्य सृजित किए जाएंगे। यह हम किस दिशा में भाग रहे हैं? क्या हम वास्तव में अंबेडकर के सपनों पे चल रहे हैं या अंबेडकर के विरोध में चल रहे हैं? क्या हम केवल और केवल अंबेडकर की जय जयकार करना, अंबेडकर को केवल अंबेडकर के दिवस, अंबेडकर की निर्माण दिवस पर उनको याद कर लेना, अंबेडकर के 14 अप्रैल के दिन पर उनकी खुशियां मना लेना, केवल ये बस यही काम रह गया क्या? साथियों, इन सब बातों से पता लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कहना चाहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन देना चाहता है, जो अंबेडकर चाहते थे, जो अंबेडकर का सपना था, वो सपना केवल आपके लिए दिखाया जाता है, होता नहीं है। सब खत्म कर दिया गया। खत्म क्यों किया गया? खत्म करने का कारण क्या था? खत्म करने का कारण था साथियों, जैसा कि मैं समझ पाता हूं, हमारे समाज में जो लोग प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अधिकारी बने, पदाधिकारी बने, बड़ा बड़ा मान सम्मान मिला, मकान मिले, गाड़ी मिला, बंगला मिला, अगर इनके पास आप जाओ और इनसे कहो कि साहब हम अपने समाज के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, बाबा साहब ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपना परिवार बर्बाद कर दिया, सब कुछ दे दिया और हम चाहते हैं कि आप इसमें सहयोग करो, कहते हैं जाओ, ये काम क्यों करते हो? घर जाओ, अच्छे से नौकरी करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, विदेश घूमने जाओ, इन सब की क्या जरूरत है? देखो मुझे, देखो मैं अपनी काबिलियत के बल पे आया, अब मेरे बच्चों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। रिजर्वेशन आया वो रिजर्वेशन से, अब कहता है मुझे रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। साथियों, जो ये कहता है कि मुझे रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, रिजर्वेशन के बदौलत पहुंचा है वहां पर, उसको इस बात का पता होना चाहिए था रिजर्वेशन होता क्या है। रिजर्वेशन किसी जाति का, किसी समुदाय का, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, उसका जो वहां पर भागीदारी है, वो भागीदारी जो है, वो भागीदारी देने की जो प्रोसेस है, प्रोसेस टू गिव द रिप्रेजेंटेशन, यानी कि किसी व्यक्ति को उसका प्रतिनिधित्व देने का जो प्रोसेस है, उसको आरक्षण कहा जाता है। और उसी प्रतिनिधित्व के आधार पर वो वहां पर नौकरी पाया, शिक्षा पाया, सब कुछ पाया। यानी कि वो कहता है कि जो हमें प्रतिनिधित्व दिया गया, अब हमको जरूरत नहीं है। यही कारण है साथियों कि वर्तमान में जिन लोगों को अपने समाज के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए था, जिनको अधिकारों को देखना चाहिए था, बचाना चाहिए था, यानी कि सीधे शब्दों में कह सकते हो कि जिसको लोकतंत्र को, यानी कि संविधान को बचाने के लिए काम करना चाहिए था, उन्होंने ये काम नहीं किया। परिणाम 1 अगस्त 2024 को सरकार ने लागू करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इनका फिर से सब क्लासिफिकेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा और उनमें क्रीमी लेयर लागू होगा। लोगों ने इसका विरोध किया तो विरोध का परिणाम थोड़ा बहुत जो हुआ, उस विरोध करने वाले भी कौन लोग थे? ज्यादातर वो समाज जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है, बहुत कम है,
यानी कि वो लोग जो नौकरियों में नहीं है, जिनके पास नौकरी हाथों में नहीं, वो लोग ज्यादातर प्रतिरोध इसका कर रहे थे। और जब उन्होंने किया तब जाके गवर्नमेंट थोड़ा सा पीछे हटी। लेकिन हरियाणा के चुनाव के बाद सरकार जैसे ही हरियाणा में बनी, सरकार ने बनते ही वहां पर उसको क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्रीमी लेयर का काम शेड्यूल कास्ट के अंदर लागू किया। केवल शेड्यूल कास्ट में लागू नहीं किया, शेड्यूल ट्राइब में भी लागू किया। मतलब वर्तमान में जो आपके जो अधिकार हैं, जिसकी वजह से आप यहां तक पहुंचे हो, उनको पूरा का पूरा खत्म करने का काम सरकार ने एक स्टेट में लागू किया है। इसका अगर पीछे का आप इतिहास देखते हो तो ये जो मामला उठा था, ये मामला जो है पंजाब का था। पंजाब में शेड्यूल कास्ट की आबादी लगभग 40% है और उसमें से भी 2 जातियों की वहां पर ज्यादा है, वाल्मीकि और रविदासिया। वहां पे सरकार ने इन 2 जातियों को रिजर्वेशन में से 50% इनको दिया, राजनीति की वजह से, अपने वोट बैंक की वजह से। शेड्यूल कास्ट के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, वाल्मीकि ने या किसी रविदासिया ने नहीं कहा कि हमको 50 जो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट का, उसमें से 50% दो। लेकिन उसको उन्होंने वहां पे 50% दिया। और बाद में जब उस पर ऑब्जेक्शन आया, किस पर? शेड्यूल कास्ट का ऑब्जेक्शन जब उस पर आया तो उस ऑब्जेक्शन को लेकर के सरकार कोर्ट में जाती है और वहां पर जाने के बाद वो कोर्ट में हार जाती है। वो कोर्ट में हारती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाती है, वहां पे भी हार जाती है, क्योंकि सब क्लासिफिकेशन का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी रूल नहीं है। बाद में सरकार उसको 7 जजों की बेंच में लेके जाती है और 7 जज में से लोग कहते हैं कि अब तो इनका डेवलपमेंट हो चुका है और जिनका डेवलपमेंट हो गया है उन जातियों को इसमें से निकालना चाहिए, इनका क्रीमी लेयर लगाए, क्रीमी लेयर उनमें लागू करनी चाहिए और इनका क्लासिफिकेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, सॉरी, इनकी फिर से पहचान की जानी चाहिए। ये जो मामला है ये शेड्यूल कास्ट का था और वो क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, इनमें क्रीमी लेयर लगाना चाहिए और केवल शेड्यूल कास्ट में ही लगाना चाहिए, साथ में शेड्यूल ट्राइब में भी लगाना चाहिए। मामला न तो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति गया, न शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति गया और वहां पर बैठे हुए लोग कहते हैं कि इनके ऊपर ये लागू हो जाना चाहिए। मतलब मामला राज्य सरकार का है, उसने निर्णय गलत किया, सही किया, उसको बताना चाहिए था। लेकिन ये पूरी की पूरी जो भारत की, जो कहा जाता है कि भारत की न्याय व्यवस्था के न्याय के लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, शेड्यूल ट्राइब कहीं वहां पे वादी ही नहीं है। और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर भी कहा जाता है कि इनके ऊपर भी जो है इनका क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर लगाए जाने चाहिए। ये कैसी भारत की व्यवस्था है? मैं वादी नहीं हूं, मैं थाने में नहीं गया और मुझे फांसी दी जा रही है। इसका मतलब है साथियों कि भारत के अंदर की 22.5% पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बिना आवाज के, बिना रीढ़ के, बिना जान के, जिनको इंसान आज भी नहीं माना जाता। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए भी, भारत का संविधान होते हुए भी, भारत का आइन होते हुए भी उनके लिए आइन है ही नहीं। क्रीमी लेयर लागू होता है तो क्या क्रीमी लेयर हमारे किसी ठेले चलाने वाले के ऊपर लागू होगा क्या? क्या रिक्शा खींचने वाले पे लागू होगा क्या? क्या मजदूर पे लागू होगा क्या? क्या झाड़ू लगाने वाले के ऊपर लागू होगा क्या? क्या सब्जी बेचने वाले के ऊपर लागू होगा? क्रीमी लेयर लागू होता है तो किसके ऊपर होता है? प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, ये जो बैठे हुए थे। यानी कि वो कहना चाहते हैं, इसको थोड़ी सी इसको समझना होगा, इसका इंपैक्ट क्या है। मेरे मान लो मेरी तनख्वाह, मेरी जो कमाई है महीने भर की, मैं मजदूरी करके 10,000 रुपए कमाता हूं। 10,000 रुपए कमाऊंगा तो अपने बच्चे को कहां पढ़ाऊंगा? क्या किसी ऐसे स्कूल में पढ़ाऊंगा जिसकी फीस 25,000, 30,000, 40,000 रुपए हो? अगर मैं 25, 30,000 और 40,000 रुपए फीस देने के लायक होगा तो मैं अपने बच्चे को बड़े कंपटीशन के लिए तैयार करूंगा।
उसको IAS बनाऊंगा, उसको प्रोफेसर बनाऊंगा, उसको डॉक्टर बनाऊंगा। और अगर मेरी औकात जो है केवल 10,000 रुपए महीने की है, तो मेरा हाल होगा कि मैं अपने बच्चे को उस स्कूल में भेजूंगा जहां पर उसका महीने की फीस जो है मुश्किल से 200, 300, 400, 500, 1000 रुपए तक की हो। यानी कि जहां पर 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए के स्कूल में भेजूंगा, वहां का बड़ा हुआ बच्चा क्या बनेगा? उसके एजुकेशन इसी लायक होगी कि ज्यादा से ज्यादा वो क्लरिकल स्टाफ तक पहुंच सकता है, और ज्यादा खींचेगा तो हो सकता है कहीं छोटा सा इंजीनियर हो जाए, लेकिन बड़ा अधिकारी नहीं बन सकता। जो सरकार की पॉलिसियां बनाने का मैटर है, जो सरकार की कार्य जो चलाने वाला मैटर, उसमें भागीदारी नहीं निभा सकता। इसका मतलब यह है कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा तो नीचे रह जाऊंगा, और जो पढ़ा सकता है, अभी अगर मैं अच्छा पढ़ूंगा तभी तो मैं कंपटीशन दे पाऊंगा। क्योंकि कंपटीशन वाले में तो कहते हो ना, रिजर्वेशन लेके आ गए हो, अब तुम कंपटीशन दो, और जब कंपटीशन दोगे तो कहते अब तो सब बराबर हो गए, अब कंपटीशन दो तुम अपना। तो जब हम कंपटीशन हमारे बच्चे देते हैं, तो एक बच्चा देता है वो DPS पढ़े हुए स्कूल से, सेंट जीरिटेरा से, अच्छे स्कूलों से, जयपुरिया स्कूल से पढ़े हुए बच्चों के साथ अपना कंपटीशन देता है। कहाँ का? गांव का पढ़ा हुआ लिखा व्यक्ति। तो जो गांव का होता है उसके अंदर मेरिट उतनी नहीं होती है, जो जहां पर अच्छे स्कूल में पढ़ता है वहां पर उनकी मेरिट डेवलप की जाती है। तो जो मेरिट डेवलप किया हुआ व्यक्ति है और जिसकी मेरिट डेवलप नहीं हुई है, जब दोनों एक जगह जाकर इम्तिहान देंगे तो कौन सा व्यक्ति सफल होगा? जिसके अंदर मेरिट है। तो मेरिट तो वो है जिसके पास 25 से 30 हजार रुपए खर्च करने वाला था। अब वो जो 25 से 30 हजार रुपए खर्च कौन कर सकता है? एक डॉक्टर का बच्चा कर सकता है, IAS का बच्चा कर सकता है, IPS का बच्चा कर सकता है, प्रोफेसर का बच्चा कर सकता है। सरकार ने कहा अब तुम आ तो गए हो, लेकिन तुमको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। वो आ नहीं सकता क्योंकि इस काबिल है नहीं। ये जा सकते थे, अब उन्होंने वहां पर रोक दिया। इसका मतलब है कि क्रीमी लेयर का जो इंपैक्ट पड़ने वाला है, वो सबसे बड़ा जो फर्क है जिसका नुकसान होने वाला है, उन प्रोफेसरों, उन डॉक्टरों, उन इंजीनियरों, उन अधिकारियों के बच्चों पे होने वाला है, जो अब तक कहते थे ये रिजर्वेशन का क्या करोगे, अपने बच्चों को जनरल में भेजो ना। साथियों, अगर वो जा नहीं पाएंगे और हम जा नहीं सकते, इसका मतलब है कि सरकार चाहती है कि शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रतिनिधित्व का मामला है, वो खत्म कर दिया जाए। और यही तो प्रतिनिधित्व का मामला है, इसी की वजह से तो आज हम हैं। एक बात और ध्यान रखना साथियों, ये जो रिप्रेजेंटेशन का मामला है, जो रिजर्वेशन का मामला है, ये भीख नहीं है, ये भीख नहीं है। बाबा साहब को 1932 में जो कम्युनल अवार्ड मिला था, कम्युनल अवार्ड को रोकने के लिए जो गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया था, उस आमरण अनशन के बदौलत बाबा साहब को जो पुनः पैक्ट करना पड़ा था, यानी कि बाबा साहब से गांधी ने कहा था कि तुम कम्युनल अवार्ड मत लो, हम इसके बदले में आरक्षण दे रहे हैं। ये तो इनके पुरखों ने किया था ना। अगर इनको चाहिए कि आरक्षण नहीं देना है, रिप्रेजेंटेशन नहीं देना है, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं देना है, अगर तुम अपने वादे से मुकरते हो, तो निश्चित तौर पे हम कहते हैं, अगर तुमने उस जो मामला था जिसके तुमने बगावत की, उसको तोड़ने का जो मसौदा तैयार किया, उस मसौदे को तोड़ने का काम किया, तो हमारी पुरानी व्यवस्था लागू होती है। यानी कि आज शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के और ओबीसी के लोगों के लिए, यानी कि जो हमारी बात है, वो कम्युनल अवार्ड हमारे लिए लागू होना चाहिए। साथियों, इस बात को ये मैं कहना चाहूंगा कि ये बात मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि वर्तमान में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, संविधान खत्म हो चुका है। अगर इसको बचा सकते हो तो शायद आपको बहुत कुछ बलिदान देना होगा, और उनको सबसे ज्यादा देना होगा जिन्होंने इस संविधान की बदौलत सबसे ज्यादा कमाया है। किसने कमाया है? प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, IAS, IPS अधिकारी जो बने हुए बैठे हैं, उन्होंने सब कुछ कमाया है। वर्तमान जो समय है, ये समय बहुत गंभीर है। एक वक्ता है, उनका नाम है वामन मेश्राम, मैं उनको सुनता हूं। वो कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों का विरोध इसलिए नहीं करता कि वो ब्राह्मण हैं, मैं ब्राह्मणों का विरोध इसलिए करता हूं
कि वो भारत के निवासी नहीं है। 10 सितंबर 2018 की किताब इंडिया टुडे, अगर आप हिंदी इंग्लिश में पढ़ते हो तो, हिंदी में पढ़ते हो तो 12 सितंबर 2018 की है, वो लिखती है प्रोफेसर शिंदे ने जब हरियाणा के पास जो है वहां पर एक कंकाल की खोज की, उसका डीएनए टेस्ट किया तो उन्होंने पाया कि उसमें R1A1 नाम का डीएनए नहीं है। और उन्होंने अपने साइंस से इस बात को सबूत उन्होंने दिया कि R1A1 के डीएनए के लोग भारत के लोग नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये भारत के लोग नहीं है, वो कौन है? आर्य लोग, ब्राह्मण लोग। यानी कि वो इस बात को जानते हैं। गुलाम कितनी भी कोशिश कर ले, गुलाम कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, गुलाम कितनी भी अच्छी अंग्रेजी बोल ले, गुलाम किसी अच्छे पद पर बैठ भी जाए, मालिक नहीं बन सकता। अंग्रेजों ने भारत के लोगों को कभी भी मालिक बनने का मौका नहीं दिया। सिद्धांत है, मालिक कभी भी गुलाम को मालिक नहीं बनाता। आप क्या सोचते हो? ये आपको कभी मालिक बनने देंगे? वर्तमान व्यवस्था में अगर आपको अपने अधिकार चाहिए तो निश्चित तौर पर आपको अपनी लड़ाई लड़नी होगी, और ये लड़ाई आजादी की लड़ाई कहलाती है। साथियों, आजादी सामान्य शब्द नहीं है। आजादी वो शब्द है कि जिसके जहन में घुस जाती है वो अपनी जान तक दे देता है। 1947 में अंग्रेजों को भगाने के लिए लोगों ने जान दी, करोड़ों लोगों ने जान दी, तब जाकर के ये आजाद हुए और आज पूरी व्यवस्था में काबिज हैं। काबिज है वो। अगर आपको चाहिए, आपको लगता हो कि केवल आपके सोचने से, आपके बोलने से आपको अधिकार मिल जाएंगे, तो मुझे लगता है इससे 2024 में से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। 1947 में जब भारत इस देश में थे, जमीन पे उनका कब्जा था, कार्यपालिका पे उनका कब्जा था, न्यायपालिका पे उनका कब्जा था, सूचना तंत्र पे उनका कब्जा था, अधिकारों पे उनका कब्जा था, फौज पे उनका कब्जा था, प्रशासन में उनका कब्जा था, नौकरियों में उनका कब्जा था, शिक्षा पे उनका कब्जा था, स्वास्थ्य पे उनका कब्जा, 100% कब्जा था। 2024 में प्रशासन पर इनका कब्जा 95-96% है, नौकरी पे 97-98% है, न्यायपालिका पे 100% है, सुप्रीम कोर्ट पे 100% है, फौज में 95-97-98% है, हथियारों पे 100% है इनका कब्जा, सूचना तंत्र पे 100% है इनका कब्जा। तब भी सोचते हो आजाद है। आजादी मिल चुकी है तुमको। अरुण शौरी की किताब कहती है, अरुण शौरी डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर थे बीजेपी की गवर्नमेंट में, अभी भी जिंदा है। उसने किताब लिखी द वर्शिपिंग ऑफ फॉल्स गॉड। उसमें वो कहते हैं, अम्बेडकर के पास लोग जाते हैं, कहते हैं कि अम्बेडकर हम भारत में एक आंदोलन चला रहे हैं, आप इसमें हमारा सहयोग दो। अम्बेडकर उस समय विदेश में थे, उनके पास विदेशों में जाते हैं, जानते थे अम्बेडकर एक विद्वान व्यक्ति है, बैरिस्टर उस समय सबसे ज्यादा विद्वान हुआ करते थे, आज अध्यापक लोग होते हैं, मंच में भी अध्यापक की इजाजत है। उनके पास जाके कहते हैं कि अम्बेडकर हम इस आंदोलन हम चला रहे हैं भारत में, तुम इसमें हमारा योगदान दो। अम्बेडकर कहते हैं कि मैं बहुत गरीब घर से आया हूं, मैं बहुत एक ऐसे परिवार से आया हूं जहां जिसके पास कुछ भी नहीं था, और लोगों ने मुझे पैसे देकर के यहाँ पे भेजा है। अगर उन्होंने मुझे पैसे पढ़ने के लिए दिए हैं, पढ़ने की जगह मैं दूसरा काम करूंगा, तो शायद उनके साथ विश्वासघात होगा। पहले मैं पढ़ लेता हूं, फिर तुम्हारे साथ काम। अम्बेडकर बैरिस्टर बनते हैं, डिग्रियां पाते हैं, भारत आते हैं, फिर ये लोग जाते हैं, कहते हैं कि अब हमारे साथ दो। अम्बेडकर पूछते हैं तुम्हारा मिशन क्या है? अम्बेडकर पूछते हैं तुम्हारा मिशन क्या है? वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ द कंट्री। पूछते हैं किससे? अंग्रेजों से। अंग्रेजों से भारत को आजाद कराना। अम्बेडकर बेवकूफ तो थे नहीं। अम्बेडकर कहते हैं अगर तुम्हारा आंदोलन फ्रीडम ऑफ द कंट्री की जगह फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री होता तो मैं तुम्हारा साथ देता। भारत के लोगों की आजादी। भारत के लोग कौन? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, यही तो चार ही तो लोग हैं। उस समय अम्बेडकर कह रहे थे तुम्हारा आंदोलन अगर
भारत को आजाद कराने की जगह भारत के लोगों की आजादी कराना होता तो मैं आपका साथ देता। वो जानते थे एक अंग्रेज जाएगा, दूसरा अंग्रेज हमको गुलाम बना लेगा। आज वही हालत है। आज हम गुलाम हैं और गुलाम की आवाज कुछ नहीं होती है। एक आदमी चोरी करे तो क्या आप सोचते हो लोकतंत्र लागू है तो क्या चोरी करने वाले को सजा नहीं मिलेगी? क्या मिलेगी? लेकिन हरियाणा में पूरी चोरी हुई, महाराष्ट्र में पूरी चोरी हुई, क्या किसी को सजा मिली? पूरा लोकतंत्र चुरा लिया। लोकतंत्र चुराया नहीं, लोकतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र खत्म हुआ इसका मतलब है साथियों शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी के अधिकारों को खत्म किया गया। यानी कि भारत के अंदर लोकतंत्र अब लागू नहीं है। साथियों आप लोगों ने मुझे मौका दिया, आप लोगों ने मेरी बात को सुना, अच्छा लगा। विषय गंभीर है, सोचिएगा। जय मूल्या सिंह।